नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आपको बता दें 23 फरवरी से 2 मार्च तक बजट सत्र चलेगा, जिसमें कल झारखंड का बजट पेश किया जाना है। 27 फरवरी को वित्त मंत्री झारखंड का बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे। 2 मार्च को बजट सत्र का समापन होगा। आपको बता दें कि सीएम के प्रभार वाले विभागों का जवाब इस सत्र के दौरान मंत्री देने वाले हैं। बजट सत्र में इस बार चंपाई सोरेन सरकार के सामने बड़ी चुनौती भी है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो आपको बता दें कि झारखंड में बजट सत्र चल रहा है, जो 27 फरवरी यानी कि कल बजट सत्र के दरमियान बजट पेश किया जाएगा। 2 मार्च को बजट सत्र का समापन होना है। और रांची से ही बड़ी खबर है, जहां झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। बजट सत्र में शामिल होने की मांग को लेकर उन्होंने याचिका दाखिल की थी। पीएमएलए कोर्ट के फैसले को उन्होंने चुनौती दी है। पीएमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। आपको बता दें, पिछली सुनवाई में ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था और आज इस पर सुनवाई होने वाली है। तो रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। संवाददाता संजय सिन्हा अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या लगता है आज कितनी उम्मीद रखी जाए इस फैसले से? आज फैसला सामने आ जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए आज बड़ी सुनवाई है झारखंड हाईकोर्ट में और 10:30 बजे यह सुनवाई रखी गई है। क्योंकि पीएमएलए कोर्ट में जो हेमंत सोरेन की ओर से याचिका दाखिल की गई थी कि बजट सत्र में उन्हें शामिल होने दिया जाए, कि पीएमएलए कोर्ट में याचिका खारिज हो गई थी। उसी को आपको चुनौती दी है हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में, उसी याचिका को। और जो उनकी ओर से कहा गया है कि उन्होंने तमाम चीजों को पक्ष रखा है, क्योंकि वो एक विधायक हैं और सत्र चल रहा है चूंकि झारखंड विधानसभा का, तो उन्हें तमाम सत्र की कल आपको बजट भी आना है। 3 चीजों को लेकर उन्होंने अपना पक्ष रखा कि विधायक के तौर पर उन्हें शामिल होने दिया जाए झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में, और उसी को लेकर 10:30 बजे सुनवाई है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपको लैंड स्केम मामले में जो हेमंत सोरेन अभी फिलहाल जो है जुडिशियल कस्टडी में चल रहे हैं, तो वो उसी समय जब उनकी जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई गई थी और ये कहा जा रहा था कि 23 फरवरी से आपको जो 2 मार्च तक के सत्र चलना है, 7 दिवसीय सत्र है, तो उसी समय उनकी ओर से याचिका दाखिल की गई थी पीएमएलए कोर्ट में। चूंकि बजट सत्र उस समय उनके बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन पीएमएलए कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। अब वो राहत लेने के लिए झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे और 10:30 बजे इस बड़े मामले में सुनवाई होगी। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते आगे, झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं दी है। झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। तो आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने सबसे पहले पीएमएलए कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की थी। उन्होंने अनुमति मांगी थी कि उन्हें बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति दी जाए, लेकिन उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था और उसी फैसले को चुनौती हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में दी है। अब देखना होगा कि आज जब सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू होती है, तो उसके बाद कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सामने आता है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन लैंड स्कैम मामले में जेल में बंद है। और अब बात करते हैं, बिहार में भारी विरोध के बीच नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए आज से सक्षमता परीक्षा शुरू हो रही है। राज्य के 9 जिले में हो रही सक्षमता परीक्षा के लिए 52 कंप्यूटर केंद्र बनाए गए हैं। हर दिन 2 पालियों में ऑनलाइन मोड में परीक्षा होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। दोनों पालियों के लिए 1.5 घंटे पहले ही रिपोर्टिंग टाइम होगी और 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र का गेट बंद हो जाएगा।
सीबीटी मोड में हो रही परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। परीक्षा में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव ही होंगे और एक प्रश्न 1 अंक के होंगे। आपको बता दें कि बिहार में कुल 3,59,000 नियोजित शिक्षक हैं, जिनमें से 2,21,000 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन दिया है और अब तक 2 लाख शिक्षकों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया है। सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार का ऐलान कर चुके शिक्षकों में से अब कितने शिक्षक आज परीक्षा में शामिल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और संवाददाता रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। रजनीश, शिक्षकों के तमाम विरोध के बावजूद आज से सक्षमता परीक्षा शुरू हो रही है, तो क्या कुछ अभी आप देख पा रहे हैं? क्या लगता है जो विरोध कर रहे हैं वो इस परीक्षा में शामिल होंगे? बिल्कुल सही सवाल है शिप्रा, और बता दें आपको 8:30 बजे सुबह से ही तमाम जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जो ऑनलाइन परीक्षा केंद्र है, वहां पर भीड़ देखने को मिलेगी। क्योंकि कहा जा रहा है कि 2,32,000 के आसपास जो टीचर है उन्होंने फॉर्म भरा था, जिसमें परीक्षा शुल्क के साथ साथ 2,21,000 ने परीक्षा शुल्क जमा किया था। इसके अलावे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने वालों की संख्या में कमी आई है, ये कहा जा रहा। तकरीबन 2 लाख ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। अब परीक्षा कितने लोग देंगे ये डिपेंड करता है आज से लेकर 6 तारीख तक, क्योंकि हर दिन एक टीचर की एक दिन ही परीक्षा होगी, तो 6 तक लगातार परीक्षा होगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी भी विरोध लगातार जारी है। जो शिक्षक संघ है उन्होंने साफ कह दिया है कि हम किसी भी सूरत में परीक्षा में शामिल नहीं होने देंगे। तो शिक्षक संघ के विरोध के बीच अगर शिक्षक परीक्षा देने आते हैं उस पर भी नजर रहेगी। दूसरी बड़ी बात है कि ऐच्छिक स्थानांतरण सबसे बड़ा डिमांड है। परीक्षा से ज्यादातर शिक्षकों को डर नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा 3 जिले का जो ऑप्शन दिया गया है, मेरिट के आधार पर वहां पोस्टिंग होगी। यानी 1, 2, 3 जो जिला है उसमें अगर बेहतर रिजल्ट आता है तो पहला जिला, अगर उसके बाद रिजल्ट आता है तो दूसरा जिला, अगर सबसे खराब ये कहा जाए तो वो फेल। तो इस तरह से जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फेल। लेकिन 5 चांस की बात हुई है और सरकार ने अभी तक फिलहाल रिटर्न फैसला नहीं दिया है, कैबिनेट से मोहर नहीं लगी है। तो तमाम असमंजस के बीच जो है शिक्षक आज परीक्षा देंगे। विरोध भी चल रहा है और एडमिट कार्ड कल जलाया भी गया था, लेकिन जो शिक्षक है उनके परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो आज से मिलनी शुरू हो जाएगी, आखिर कितने टीचर परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। शिप्रा, चलिए रजनीश, आप इस पर खबर पर नजर बनाए रखिए। हमारे साथ संवाददाता विनीता जुड़ी हुई हैं, लाइव एक बार उनका रुख कर लेते हैं, क्योंकि जहां आज परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आयोजित की गई है वहां क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। विनीता, आप जहां मौजूद हैं पहले तो आप बताएं कहां हैं और क्या देख पा रही हैं आप? परीक्षा में शामिल होने के लिए कितनी संख्या में शिक्षक पहुंच रहे हैं? बिल्कुल शिप्रा, अगर पटना की हम बात करें तो पटना में जो आज से सक्षमता परीक्षा शुरू हो रही है, सबसे अधिक केंद्र बनाए गए हैं, 34 केंद्र बनाए गए हैं और उसी के तहत पटना के गोला रोड में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर नियोजित शिक्षकों की जो सक्षमता परीक्षा हो रही है उसका सेंटर दिया गया है। 8:30 में रिपोर्टिंग टाइम है, लेकिन उससे पहले ही अभी लगभग 7:30 हो रहे हैं और देख सकते हैं कि जो तमाम नियोजित शिक्षक है जिनका सेंटर यहाँ गोला रोड में पड़ा है, वो एक एक करके यहाँ आने लगे हैं। कई जिलों में, पटना में भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का विरोध भी कर रहे थे, लेकिन आज परीक्षा है, 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और जो शिक्षक है नियोजित वो लगातार अपने सेंटर पे पहुंच रहे हैं और एग्जाम देने की पूरी तैयारी करके आए हैं। एग्जाम देने आए हैं? जी मैम, एग्जाम देने आए हैं सक्षमता परीक्षा। रोहतास जिला से चलकर यहाँ पटना में आए हैं। कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, आपके शिक्षक भाई लोग। आपको सक्षमता परीक्षा से आप सहमत हैं? सहमत तो नहीं है, लेकिन सरकार नहीं मान रही है तो मजबूरी है। मजबूरी में एग्जाम देना पड़ रहा है, दूसरे जिला में जाना पड़ेगा। ऐसे पहले आप अपने जिले में थे? अपने जिले में थे, अपने प्रखंड में थे। अब हमको कहाँ मिलेगा कोई पता नहीं। तो पहले ही पहुंच गए हैं कि एग्जाम में? जी, 2 घंटा पहले 7 बजे यहाँ पहुँच गए हैं। जिले का डर है कि बाकी लोग जो विरोध कर रहे हैं कि वो एक सक्षमता, उसके कारण भी वो पीछे हट रहे हैं। हाँ, जिले का भी डर है और अपने घर के आसपास स्कूल में रहते थे, स्थानीय निकाय के टीचर थे और अब हमको कहाँ जाना पड़ेगा, किसी दूसरे जिला में भेज दिया जाएगा, तो उसके कारण। कुछ और नियोजित शिक्षक है हमारे साथ। कहाँ से आए हैं आप? खगड़िया से। आप कितने सहमत हैं सक्षमता परीक्षा से? देखिए, सहमत नहीं है, लेकिन जिस तरह से उलझन पैदा कर दिया है, कुछ लोग परीक्षा दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। संघ में भी मतांतर है, कुछ इसका समर्थन कर देते हैं, कुछ नहीं। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल विरोध कर रहे हैं
दरअसल हम लोगों की परीक्षा तो होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण, सरकार के उदासीन रवैयों के कारण आज हम लोगों को माने कहिए कि परेशान किया जा रहा है, झूठ मूठ का मतलब बेवजह परेशान किया जा रहा है। आज ये 20 साल से लोग पढ़ा रहे हैं, 25 साल से 15 साल। आप नाराज हैं इस फैसले से, फिर भी एग्जाम देने आए? नाराजगी के बावजूद भी इस उलझन में, नाराजगी तो है ही, लेकिन हम लोगों में भी एकता नहीं रही, जिसके कारण इस तरह की बात। आप भी एग्जाम देने आई हैं? कहाँ पढ़ाती हैं आप? अब वैशाली जिला जंदाहा प्रखंड से। आप कितनी सहमत है सक्षमता परीक्षा से? सहमत तो है, लेकिन ऐच्छिक जिला दे दे, जैसे जहाँ मतलब सिर्फ जिलों का डर है कि जिला मिल जाए। ऐच्छिक जिला दे दे तो बहुत अच्छा है। एग्जाम देने कई लोग एडमिट कार्ड फाड़ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो आप उनसे सहमत है? वो सही कर रहे हैं? नहीं, सहमत तो नहीं है। इसलिए सहमत नहीं है कि ये सब सरकार जब लेना चाह रही है तो लेगी, उसको जब मनसा है तो लेगी, तो हम क्यों बदनाम होंगे या ये करेंगे। केवल ऐच्छिक जिला के लिए केवल ये करे कि हाँ ऐच्छिक जिला दे दे, नजदीक में महिला लोग है, जेंट्स लोग है, विकलांग लोग हैं, ऐसे लोग को कम से कम ऐच्छिक जिला और मतलब नजदीक में। आप पूरा विश्वास है कि एग्जाम देकर आप पास होंगी और फिर टीचर बनेगी? जी, राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा? जी बिल्कुल। तो ये तमाम देख सकते हैं, तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं वो यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। 8:30 का रिपोर्टिंग टाइम है, लेकिन ये पहुंच रहे हैं सुबह से ही। विरोध भी है, कहीं ना कहीं नाराजगी भी है, और सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात की है कि उनका जो ऐच्छिक जिला है जहां पे वो पढ़ा रहे हैं, शायद वो जिला मिले ना मिले, क्योंकि एक डर है कि कहीं फिर दूसरी जगह जाकर पढ़ाना ना पड़े। लेकिन ऐच्छिक जिला अगर इन्हें मिलेगा तो ये परीक्षा का विरोध नहीं करेंगे। कई लोग विरोध करने के बावजूद यहाँ पहुंचे हैं और एग्जाम की पूरी तैयारी करके आए हैं। एग्जाम की पूरी तैयारी, आप भी एग्जाम देने आए हैं? एग्जाम देने आए हैं? जी। पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है, लेकिन सरकार विरोधी है, इसलिए है हम लोग की सरकार जो है जो परीक्षा ले रही है 20-25 वर्ष नौकरी करने के बाद हम लोग सक्षम नहीं है, तो 20-25 वर्ष सक्षम शिक्षक से नहीं पढ़वाया, अक्षम शिक्षक से पढ़वाया है, बच्चों का भविष्य ही कर दिया है। तो इसका मतलब है कि जो भी परीक्षा ले रहे हैं सक्षम नहीं है, अक्षम है, फिर परीक्षा ले रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐच्छिक का स्थानांतरण नहीं है, कहीं भी भेज दीजिए। बिल्कुल विनीता, यानी कि विरोध के बाद भी सभी शिक्षक जो हैं वो परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुंच जरूर रहे हैं। देखना होगा कि अब इनकी संख्या कितनी ज्यादा बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज केंद्रों पर शिक्षक जो हैं पहुंचने शुरू हो गए हैं, लेकिन संख्या थोड़ी कम जरूर बताई जा रही है, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इस बीच बुलेटिन में बढ़ते आगे और आपको अगली खबर बता दें, पीएम मोदी ने मन की बात के 110वें एपिसोड में लोगों को संबोधित किया। मन की बात के 110वें एपिसोड में पीएम मोदी ने फर्स्ट टाइम वोटर्स से चुनाव में बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की। पीएम मोदी ने मन की बात के 110वें एपिसोड में आरा के पत्रकार भीम सिंह भवेश का जिक्र किया। पीएम मोदी ने मन की बात में क्यों भीम सिंह भवेश का जिक्र किया है, आपको इस रिपोर्ट से बताते हैं। बिहार में मुसहर एक अत्यंत वंचित समुदाय रहा। लोकसभा चुनाव के पहले आखिरी मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया। मन की बात के 110वें एपिसोड में पीएम ने फर्स्ट टाइम वोटर्स से चुनाव में बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की। पीएम ने कहा कि 18 साल का होने के बाद युवाओं के पास 18वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का मौका है, यानी ये 18वीं लोकसभा भी युवा आकांक्षा का प्रतीक होगी और इसीलिए आपके वोट का महत्व बढ़ गया है। फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा कि वे रिकॉर्ड संख्या में वोट करें। 18 का होने के बाद आपको 18वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का मौका मिल रहा है। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में मुसहर समाज का जिक्र करते हुए बिहार के भोजपुर के रहने वाले भीम सिंह भवेश की चर्चा की। बिहार में भोजपुर के भीम सिंह भवेश जी अपने क्षेत्र के मुसहर जाति के लोगों के बीच इनके कार्यों की खूब चर्चा है, इसलिए मुझे लगा कि क्यों न आज इनके बारे में भी आपसे बात की जाए। बिहार में मुसहर एक अत्यंत वंचित समुदाय रहा है, बहुत गरीब समुदाय रहा है। भीम सिंह भवेश जी ने इस समुदाय के बच्चों की शिक्षा पर अपना फोकस किया है ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। भीम सिंह भवेश भोजपुर जिले के नामचीन पत्रकार और लेखक के साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं।
करीब 2 दशक से मुसहर समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। भीम सिंह भवेश अब तक मुसहर समाज के 8000 बच्चों को पढ़ा चुके हैं। साथ ही 100 से अधिक मेडिकल कैंप लगा चुके हैं। पीएम ने भवेश के कार्यों की जमकर सराहना की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के मुंह से अपनी चर्चा सुनकर भीम सिंह भवेश काफी खुश हैं। मैं हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरे कार्य को परखा और तारीफ की। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और कार्य करने की जो क्षमता है इसमें वृद्धि ही होगी। लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसके पहले एक बार फिर पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस दिखा। मन की बात कार्यक्रम के 110वें एपिसोड में पीएम मोदी ने घोषणा की कि कार्यक्रम पर 3 महीने के लिए विराम लगेगा और चुनाव के बाद 111 के शुभ अंक यानी 111वें एपिसोड से फिर वे जनता के बीच देश की सामूहिक शक्ति के प्रयासों की चर्चा करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन की रिपोर्ट। जीवनदायिनी कही जाने वाली गंगा नदी का पानी प्रदूषित है और बीमारियों का मुख्य कारण बनता जा रहा है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की 2023-2024 की रिपोर्ट सामने आई। इसके मुताबिक बिहार की 22 नदियों में जीवाणु की मात्रा इतनी अधिक है कि उसका पानी नहाने योग्य भी नहीं है। एक साल में 22 नदियों को 98 स्थानों पर परीक्षण किया गया और उसके बाद उसकी रिपोर्ट जारी की गई। इस पर और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। जीवनदायिनी कहे जाने वाली गंगा नदी समेत बिहार की 22 नदियों का जल पीने तो क्या नहाने योग्य भी नहीं है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की रिपोर्ट 2023 और 24 की सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गंगा नदी और इसके साथ ही साथ बिहार की 22 ऐसी नदियां हैं जिसके जल में जीवाणु की मात्रा अधिक है। कारण ये है कि यहाँ देख सकते हैं पटना शहर की तमाम वो घरें जहां से गंदे पानी मलमूत्र सीधे गंगा नदी में प्रवाहित कर दी जाती है। और यहाँ देख सकते हैं कि जो सीवरेज से निकलने वाला पानी है, मलमूत्र है, जो शहर के घर घर से निकलता है, बिना फिल्टर सीधे गंगा नदी में यहाँ प्रवाहित कर दिया जा रहा है। यही वजह है कि गंगा नदी पीने तो क्या नहाने योग्य भी नहीं है। और ये तमाम जो जल आप देख रहे हैं, सीवरेज और मलमूत्र में पाए जाने वाले खतरनाक जीवाणु सीधे गंगा नदी में मिल रहे हैं। और यही वजह है कि जो नदी को जीवनदायिनी कहा जाता है अब वो बीमारियों का घर हो गया है। एक साल में लगभग 22 नदियों के पानी को 98 स्थानों पर परीक्षण किया गया और उसके बाद बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल प्रदूषण की स्थिति जानने की कोशिश की। अलग अलग परीक्षण किया गया और उसके बाद 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की गई। इसमें गंगा नदी, सोन नदी, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, बागमती, कोसी और तमाम ऐसी नदियां हैं जिसके जल में जो जीवाणु की मात्रा है वो अधिक है। आपको मानकों की अगर हम बात करें तो मानकों के अनुसार गंगा जल में जीवाणु की संख्या अगर 500 है तो पानी में स्नान कर सकते हैं, लेकिन वही जीवाणु की संख्या 5000 से अधिक है तो उस पानी को फिल्टर तक नहीं किया जा सकता। और यही कारण यहाँ देख सकते हैं झाग बना हुआ है और सीधे सीवरेज से मलमूत्र और गंदे पानी को सीधे गंगा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। यानी गंगा नदी में ये सीधे गंदा पानी मिल रहा है। यही वजह है कि जिस नदी को जीवनदायिनी कहा जाता है, जो नदी जीवन देती है, लोगों की प्यास बुझाती है, वो पीने तो दूर नहाने योग्य नहीं है, क्योंकि लगातार गंगा का जो जल है वो अपवित्र हो रहा है। गंदे पानी मलमूत्र बिना फिल्टर किए गंगा नदी में प्रवाहित किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि जो रिपोर्ट सामने आए हैं उसके मुताबिक जीवनदायिनी गंगा नदी समेत बिहार की 22 नदियां पीने तो क्या नहाने योग्य भी नहीं है, क्योंकि जीवाणु की मात्रा बहुत अधिक है उसमें। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार दिए जाने के जिला जज वाराणसी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा।
जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच सुबह 10 बजे अपना फैसला सुनाएगी। हाईकोर्ट मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से जिला जज वाराणसी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला आज आने वाला है। बता दें कि हाईकोर्ट ने 15 फरवरी को दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में लगातार सुधार की कोशिश की जा रही है, लेकिन मोतिहारी के सुगौली प्रखंड में उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहुंचने का रास्ता बंद होने के कारण छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल स्कूल पहुंचने वाली सड़क को किसी ने काटकर गड्ढा बना दिया है। ग्रामीणों के मुताबिक 2003 में सड़क की स्थापना हुई थी, लेकिन उसके बाद गांव से विद्यालय तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं बनी, जिसको लेकर विद्यालय मुख्य सड़क और विद्यालय के बीच जिनकी जमीन थी उनमें दोनों तरफ के लोगों ने सड़क के लिए जमीन दी थी और तत्कालीन मुखिया महेश सैनी ने मिट्टी डलवाकर रोड बनवाई थी। निजी जमीन में सड़क निकाला गया, दोनों तरफ से लोगों दिया है जी। और दोनों तरफ से 2003 में ये सड़क निकला। इस पर जो है सो 2003 में सरकारी अनुदान से काम हुआ जी। उसके बाद 2016 में भी हुआ, अभी भी इस पर काम सरकारी हो गया है। 3 बार जो है सो इस पर सरकार का पैसा लग गया है। लेकिन आज देखिए ये जो है सो रामाधार यादव जो है इस सड़क को काट करके नाश कर दिए हैं और यहाँ पर बच्चों को जाने में बच्चा इसमें गिर जाता है, साइकिल से गिर जाता है। और उसके बाद में आम जो चुनाव होगा उसमें स्कूल में जाने की एक ही सड़क है, जिससे आम चुनाव भी बाधित हो सकता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।